वीडियो शुरू करने से पहले आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। आज की इस वीडियो में हम क्वांटम मैकेनिक्स से रिलेटेड एमसीक्यूज जो हैं वो डिस्कस करेंगे। ये एमसीक्यूज लेक्चरर फिजिक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, साथ ही साथ क्वांटम मैकेनिक्स बीएस फिजिक्स के लिए और क्वांटम मैकेनिक्स एमएससी फिजिक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप इस वीडियो को कंप्लीटली वॉच कर लेते हैं तो आपके अच्छे खासे कॉन्सेप्ट जो हैं क्वांटम मैकेनिक्स के रिलेटेड जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। साथ ही साथ ये एमसीक्यूज जो हैं इस वीडियो के अंदर जितने भी एमसीक्यूज हैं वो आप आसानी से अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, द पोजिशन ऑफ एनी पॉइंट कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय द वेक्टर एज विच इज आल्सो कॉल्ड यूनिट वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, नल वेक्टर, नन ऑफ दीज। किसी भी बॉडी की पोजीशन को लोकेट करने के लिए हम पोजीशन वेक्टर को यूज करते हैं। ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द कोफिशिएंट ऑफ ए वेक्टर कैन बी रिटन एज रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। किसी भी वेक्टर के जो कोफिशिएंट हैं उनको हम कॉलम मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखते हैं। अगर आपके पास एक वेक्टर ए है, ये वेक्टर ए है आपके पास, इज इक्वल टू ए एक्स प्लस ए वाई प्लस ए जी, तो हम इसे कैसे राइट कर सकते हैं? ए वेक्टर इज ए एक्स, ए वाई, ए जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, द कूलम मैट्रिक्स इज रिगार्डेड एज वेक्टर, स्केलर, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस। कूलम मैट्रिक्स इज रिगार्डेड एज वेक्टर। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, मैट्रिक्स इज एन ऑपरेटर, डेरिवेटिव, इंटीग्रल, नन ऑफ दिस। मैट्रिक्स इज एन ऑपरेटर विच ट्रांसफॉर्म वन स्टेट इनटू अनदर स्टेट। मैट्रिक्स आपके पास एक ऑपरेटर है, जैसे ही आप इसे किसी स्टेट पे अप्लाई करेंगे तो स्टेट जो है वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, इन डायरेक्ट मैकेनिक्स एनी स्टेट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ मैट्रिसेस, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस। ऑप्शन बी इज द right option. In direct mechanics any state can be represented in term of Coulomb matrix. Next हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, in direct mechanics any state can be represented in ket notation. ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। यहाँ पे आपने ket notation जो है उसको चूज करना है। कौन सा नोटेशन जो है वो ket notation है। तो आपके पास ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर है। अगर आपके पास एक वेव फंक्शन साई है और आप उसको इस फॉर्म में लिखते हैं तो दिस इज नोन एज कैट नोटेशन। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके पास, बरा नोटेशन इज रिप्रेजेंटेड एज ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। बरा नोटेशन इज रिप्रेजेंटेड एज, दिस इज नोन एज बरा नोटेशन, एंड कैट वन इज, this one is ket 1. Option B is right option, bara and ket. Next question number 8 है हमारे पास, in Schrödinger mechanics the probability is defined as integral of psi steric and psi from minus infinity to plus infinity, integral of psi from minus infinity to plus infinity, psi steric, none of these. ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन। श्रोडिंगर मैकेनिक्स में हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी है उसको हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? इंटीग्रल फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी ऑफ साई एंड साई स्टेरिक। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, इन डायरेक्ट मैकेनिक्स द प्रोबेबिलिटी इज डिफाइंड एज integral of psi steric from minus infinity to plus infinity, integral of psi from minus infinity to plus infinity, psi steric, and this one. Option D is
राइट ऑप्शन। श्रोडिंगर मैकेनिक्स में हम प्रोबेबिलिटी को कैसे डिफाइन करते हैं? इंटीग्रल -∞ to +∞ ऑफ साई एंड साई स्टेरिक। जबकि डायरेक्ट मैकेनिक्स में हम प्रोबेबिलिटी को कैसे फाइंड आउट करते हैं? इन दिस वे। ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, कॉन्जुगेट ऑफ दिस फंक्शन इज इक्वल टू। ठीक है, अगर आपने किसी फंक्शन का कॉन्जुगेट लेना है, अगर आपके पास इस तरह का फंक्शन है तो इसका आप कॉन्जुगेट जो है वो किस तरह लेंगे? आपके पास ये जो कैट नोटेशन है ये बरा में चेंज हो जाएगा। ठीक है, और ये जो ऑपरेटर है इसका आपके पास क्या आएगा? कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट आएगा। ठीक है, तो इसका आप कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट किस तरह लेंगे? ये स्टेट आपके पास जो है ये कुछ इस तरह चेंज हो जाएगी और इस पे जो है इसका जो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है आपके पास ए ऑपरेटर का इसमें चेंज हो जाएगा ए डैगर में। ठीक है, तो आपके पास जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, इफ वी हैव टू वेव फंक्शन सच एंड साई एंड फाई देन इनर प्रोडक्ट, दिस इज कॉल्ड इनर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट, इट इज ए क्वांटिटी, वेक्टर, स्केलर, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। इसका आपके पास राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। इनर प्रोडक्ट इज ए स्केलर क्वांटिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, इफ वी हैव सेम फंक्शन सच दैट साई एंड inner product of psi is equal to 1, this is called as orthogonal, normalization, conjugate, none of these. Option B is the right option. अगर आपके पास कोई वेव फंक्शन psi है और आप उसका क्या करते हैं, इनर प्रोडक्ट लेते हैं, वो आपके पास उसका जवाब किसके इक्वल आता है? 1 के इक्वल आता है। तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? नॉर्मलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास, इफ वी हैव टू डिफरेंट वेव फंक्शन सच एज psi and phi, then their inner product is equal to 0, then psi and phi are called to each other. Orthogonal, normalization, conjugate, none of this. This condition is known as orthogonal. ठीक है, इससे पहले अगर आपके पास एक फंक्शन था psi, तो आप psi के साथ ही psi का क्या लेते हैं? इनर प्रोडक्ट। तो आपके पास जवाब क्या आता है? 1। यहाँ पे क्या हुआ है? दो आपके पास डिफरेंट वेव फंक्शन है, एक आपके पास साई है, दूसरा आपके पास फाई है, दोनों का आपने इनर प्रोडक्ट लिया तो आपके पास जवाब क्या आ गया? 0। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? नॉर्मलाइजेशन। जबकि इसको हम क्या कहते हैं? ऑर्थोगोनल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास, इफ टू वेव फंक्शन साई एम एंड साई एन सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशन, देन इनर प्रोडक्ट ऑफ साई एम एंड साई एन इज इक्वल टू 1 इफ एम इज इक्वल टू एन, and inner product of psi m and psi n is equal to 0 if m is not equal to n, then they form normalization, orthogonal, orthonormal basis, none of these. Option C is the right option, orthonormal basis. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारे पास 15 है, नॉर्म और मैग्नीट्यूड ऑफ साई इज डिफाइंड एज। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो आपके पास इसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन बी है। अगर आपके पास इस तरह का एक वेव फंक्शन है, ठीक है, इसका आपने मैग्नीट्यूड लेना है, तो इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने के लिए आपके पास जो फार्मूला है वो क्या है? psi function in bara notation divided by magnitude of inner product of psi function. Next question number 16 है हमारे पास, square of each expansion coefficient is called complete square, complex square, incomplete square, none of these. Option B is right option. The square of each expansion coefficient is called complex square. Next question number 17 है हमारे पास, this is called, अगर आपके पास एक वेव फंक्शन है phi,
और आप इसका कुछ इस तरह प्रोडक्ट लेते हैं, then this product is called inner product, outer product, dot product, none of this is known as outer product। अगर आपके पास एक फंक्शन जो है वो साई है, उसका आप कुछ इस तरह प्रोडक्ट लेते हैं, then this is known as inner product। अगर इसी को मैं यहां पे इस तरह कर लेता हूं, then this is known as outer product। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पास, द ऑपरेटर विल बी प्रोजेक्शन ऑपरेटर इफ इट सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशन, पी स्केयर इज इक्वल टू पी, पी डैगर इज इक्वल टू पी, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस। इसका आपके पास राइट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन सी है। अगर आपके पास एक ऑपरेटर है, उसका आप स्केयर लेते हैं तो फिर भी आपके पास वही ऑपरेटर आता है। अगर आप उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट या डैगर लेते हैं तो फिर भी वो आपके पास वही आता है। अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तो उस ऑपरेटर को हम क्या नाम देते हैं? प्रोजेक्शन ऑपरेटर। देन इट विल बी प्रोजेक्शन ऑपरेटर। इसके लिए हम एक एग्जांपल जो है वो कंसीडर करते हैं। अगर हमारे पास P जो है, हम सपोज कर लेते हैं एक P ऑपरेटर है, ये हमारे पास किसके इक्वल है? दिस इज इक्वल टू आउटर प्रोडक्ट ऑफ साई। अब इसका हम क्या करते हैं? स्केयर लेते हैं। स्केयर ओपन करने के बाद हमारे पास ये प्रोजेक्शन ऑपरेटर P किसके इक्वल आएगा? इक्वल टू दिस एंड यहां पे अगर हम नॉर्मलाइजेशन कंडीशन यूज करते हैं तो ये हमारे पास 1 हो जाएगा एंड दिस विल बी इक्वल टू दिस। तो हमारे पास पी स्केयर दोबारा किसके इक्वल आ गया है? पी ऑपरेटर के इक्वल आ गया। सेकंड कंडीशन आपके पास क्या है? अगर आप इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेते हैं तो वो आपके पास किसके इक्वल आएगा? कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हम कैसे इसका फाइंड आउट करेंगे? पी ऑपरेटर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट और डैगर इज इक्वल टू, यही हमने फंक्शन लेना है, आउटर प्रोडक्ट ऑफ साई। ठीक है, यहां पे जब हम इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेंगे तो क्या होगा? जो बरा है वो कैट में चेंज हो जाएगा और जो कैट है वो बरा में चेंज हो जाएगा। तो दोबारा हमारे पास ये जो नोटेशन है ये आपके पास किस में है? ये बरा में है। तो ये किस में चेंज हो जाएगा? ये कैट में चेंज हो जाएगा, यहां पे आ जाएगा। और ये जो है कैट है, ये किस में चेंज हो जाएगा? बरा में चेंज हो जाएगा। अगेन दिस इज इक्वल टू पी ऑपरेटर। दोनों कंडीशन यहां पे जो है ये सेटिस्फाई हो गई हैं। इट मींस ये जो ऑपरेटर है ये क्या है? प्रोजेक्शन ऑपरेटर है। ये हमने एक वैल्यू जो है वो सपोज की थी आपको समझाने के लिए। उम्मीद है कि आपको ये बात समझ आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे पास, ए विल बी हॉर्मिशन ऑपरेटर इफ कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ दिस इज इक्वल टू ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ठीक है, अगर आप इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेते हैं तो ये जो स्टेट है ये कैट में जो लिखा हुआ है ये किस में चेंज हो जाएगा? ये बरा नोटेशन में चेंज हो जाएगा। और ये जो चीज है ये बरा में लिखी हुई है ये स्टेट, तो ये किस में चेंज हो जाएगी? कैट में चेंज हो जाएगी। तो यहां पे आप देख सकते हैं ये जो कैट में लिखी हुई है यहां पे आके जो है ऑप्शन सी में ये बरा में चेंज हो गई है और ये बरा में जो स्टेट लिखी हुई है ये यहां पे कैट में आके चेंज हो गई है। साथ ऑपरेटर ए जो है वो वैसा ही रहेगा। पहले जो है ये इस पे अप्लाई हो रहा था, अब जो है इस पे अप्लाई हो रहा है। ऑपरेटर जो है उस पे इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेने के बाद कोई फर्क नहीं पड़ा। अगर आपके पास इस तरह की कंडीशन आ जाती है तो आपके पास जो ऑपरेटर होगा वो क्या कहलाएगा? हॉर्मिशन ऑपरेटर कहलाएगा। दिस इज नोन एज हॉर्मिशन ऑपरेटर और ए विल बी हॉर्मिशन ऑपरेटर। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेने के बाद ऑपरेटर पे कोई फर्क नहीं पड़ा। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारे पास, आइगन वैल्यू ऑफ हॉर्मिशन मैट्रिक्स इज इमेजिनरी, रियल, बोथ एंड बी, नन ऑफ दिस। आइगन वैल्यू ऑफ
Hermitian matrix is always real. Option B is the right option.